हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल की राजस्व प्रणाली। मुगल साम्राज्य जो इतना विस्तृत साम्राज्य था, उसकी राजस्व प्रणाली कैसी थी, क्योंकि उस समय के पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था भूमि के राजस्व के ऊपर ही टिका हुआ था और साम्राज्य के आमदनी का मुख्य स्रोत भी भूमि का राजस्व भी हुआ करता था। यही कारण है कि मुगल बादशाहों ने भूमि के राजस्व की उगाही पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का काम किया है और इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन काम अकबर महान के द्वारा किया गया है। आइए हम लोग आज देखते हैं कि मुगल काल की राजस्व प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले हम लोग मुगल काल की भूमि को बांट लेते हैं। तो मुगल भूमि का विभाजन, मुगल काल की भूमि का इसका विभाजन कर देते हैं। आमदनी का जो स्रोत था भूमि, तो भूमि को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा खालसा भूमि या खालसा भूमि, खालसा भूमि या खालसा भूमि। ऐसी भूमि, खालसा भूमि ऐसी भूमि जिस पर राज का स्वामित्व होता था, जिस पर राज का स्वामित्व होता था और उसकी आमदनी राजकोष में जमा की जाती थी। खालिस भूमि पर या खालसा भूमि पर या तो चाहे तो शासक खुद खेती करवाए या किसानों को लीज पर दे दे। ठीक है, तो इसकी आमदनी का जो भाग आता था वो कहाँ जाता था, सीधे राजकोष में जाता था। तो ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। दूसरा है जागीर भूमि। हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि मनसबदार को अपने सैनिकों के लिए, अपने घुड़सवारों के लिए जो वेतन देय होता था वह जागीर के रूप में दिया जाता था और जागीर के आमदनी पर जो अधिकार होता था वो मनसबदार का होता था। ठीक है, तो ये जागीर, तो मनसबदार को जो भूमि दिए जाते थे वह जागीर कहलाते थे। इसकी आमदनी का जो भाग होता था किसको जाता था, तो मनसबदार को जाता था। यहां कहां जाएगा, तो शासक को जाएगा, राजा को जाएगा या बादशाह को जाएगा। यहां जागीर भूमि की आमदनी का भाग किसको जाएगा, तो मनसबदार को जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन थी कि मनसबदार जो थे वह अपनी जागीर भूमि से सिर्फ कर उसूलने का ही अधिकार उनको प्राप्त था। मनसबदार को अपने लिए जो जागीर मिलता था शासक की ओर से, बादशाह की ओर से, मुगल बादशाह की ओर से, तो उस जागीर से सिर्फ कर उसूलने का ही अधिकार दिया गया था। प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया था, प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया था। आ रही बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ कर उसूलने का ही अधिकार दिया जाएगा मनसबदार को। और तीसरे प्रकार का भूमि है मदद ए मास, मदद ए मास या सयूर गाल, मदद ए मास या सयूर गाल। यह ऐसी भूमि होती थी, मदद ए मास, ये ऐसी भूमि होती थी जो कि शासक के द्वारा, बादशाह के द्वारा अपने राज्य के विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को उपहार स्वरूप में दी जाती थी और इसकी आमदनी का भाग जाता था उन विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों के पास। ठीक है, तो मदद ए मास और सयूर गाल जो होते थे भूमि का एक प्रकार है। तो किसके हिस्से आते थे, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों। इसकी आमदनी जाते थे इन विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों के पास। तो इस प्रकार मुगल भूमि का जब विभाजन था हम लोग 3 भागों में कर लिया, एक खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि और तीसरा मदद ए मास। तो मदद ए मास धार्मिक व्यक्तियों के
और एवं विद्वान व्यक्तियों के पास इसकी आमदनी जाती थी। जागीर की आमदनी मनसबदार के पास जाती थी और खालसा भूमि के जो आमदनी होती थी वह बादशाह के पास जाती थी। ठीक है। अब अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई जाप्ती प्रणाली, इसको जब्ती प्रणाली भी कहते हैं, अपनाई गई जाप्ती प्रणाली को ही अपनाया था। और जो भूमि कर का जो निर्धारण था, यानी कि कर का जो रेट था, दर था, वह उपज का 1/3 भाग निश्चित किया गया था। शेरशाह ने भी उपज का 1/3 भाग टैक्स निर्धारण किया था। तो अकबर ने भी भूमि कर का जो निर्धारण था वो शेरशाह के द्वारा, अकबर ने जो भूमि कर का निर्धारण किया था वो शेरशाह के द्वारा अपनाई गई जब्ती प्रणाली के अनुसार 1/3 ही भाग निश्चित किया था। क्योंकि अकबर के जो पूर्वज थे, बाबर हो हुमायूं हो, इन दोनों को समय नहीं मिला था। यही कारण है कि अकबर शेरशाह के द्वारा अपनाई गई व्यवस्था को ही प्रचलन में लाएगा जब तक कि अकबर पूर्ण रूप से स्थिर न हो जाए। कहते हैं 1568 ईस्वी में, कब? 1568 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर अकबर ने जाप्ती प्रणाली के स्थान पर नस्क एवं कनकूट प्रणाली को अपनाया था। नस्क एवं कनकूट प्रणाली को अपनाया था, यानी कि अब जब्ती के स्थान पर क्या आ जाएगा? नस्क एवं कनकूट प्रणाली। यह भू राजस्व निर्धारण की एक अलग प्रणाली थी। यह जो प्रणाली है नस्क एवं कनकूट, यह पिछले 10 वर्षों की पैदावार, पिछले 10 वर्षों की पैदावार और भुगतान का अंदाजा लगाया जाता था। अंदाजा लगाकर लगान निश्चित की जाती थी, यानी लगान की व्यवस्था की जाती थी। पिछले 10 वर्ष के पैदावार एवं भुगतान का अंदाजा लगाया जाता था। कह सकते हैं यह एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था थी। नस्क एवं कनकूट प्रणाली जो थी भू राजस्व की, यह एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था के समान थी। और यह जो व्यवस्था अपनाया गया था यह बंगाल, गुजरात एवं काठियावाड़ में लागू किया गया था। बंगाल, गुजरात एवं काठियावाड़ में लागू किया गया था। कहते हैं गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। मैंने पहले ही बात करी है कि जब अकबर अपने आप को पूर्ण रूप से स्थिर नहीं समझेगा, वो भू राजस्व पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया। उससे पहले वो पिछले शासकों द्वारा चलाए गए प्रणाली को ही अपनाता रहा। लेकिन गुजरात विजय के बाद अकबर एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्ण रूप से स्थिर हो गया और उसने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि भू राजस्व की आमदनी ही वह जरिया था जिससे साम्राज्य को व्यवस्थित किया जा सकता था। वह साम्राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया था। यही कारण है कि अकबर ने 1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर यहाँ नोट करेंगे, छोड़कर कब? 1573 में समस्त उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यानी कि करोड़ी नामक अधिकारी, इसका काम था अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना। और ऐसे जो अधिकारी थे, कहते हैं इसकी संख्या लगभग 182 थी समस्त उत्तर भारत में, जिसमें बंगाल, बिहार और गुजरात शामिल नहीं थे। यह करोड़ी नामक जो अधिकारी थे,
इनका काम था अपने क्षेत्र से कम 1 करोड़ दाम का वसूल करना। यहाँ कीमत दिया गया है 1 करोड़ दाम बराबर 1 करोड़ दाम बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 2.5 लाख रुपया। यानी कि हर करोड़ी नामक 1 करोड़ी नामक अधिकारी को अपने क्षेत्र से 2.5 लाख रुपया कर के रूप में जमा करना होता था, यानी वसूलना होता था, जिसकी कीमत थी 1 करोड़ दाम। और 1 रुपया बराबर 40 दाम होते थे। 1 रुपया बराबर 40 दाम। और कुल कितने करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा? तो 182। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोग? 1580 ईस्वी में अकबर ने आईने दसाला नामक कर प्रणाली को लागू किया था। आईने दसाला नामक कर प्रणाली को लागू किया था और इस लागू करने में राजा टोडरमल का महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए इतिहासकार इसे टोडरमल बंदोबस्ती भी कहते हैं। टोडरमल बंदोबस्ती। आईने दसाला को टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता है क्योंकि 1580 ईस्वी में राजा टोडरमल ने आईने दसाला प्रणाली को अपनाया था और लागू किया था और राजा टोडरमल को ख्वाजा मंसूर की सहायता प्राप्त हुई थी। राजा टोडरमल अकेले तो काम कर नहीं सकता था, उसको किसी न किसी की सहायता आन पड़ती, तो यह सहायता ख्वाजा मंसूर के द्वारा मिली थी। आईने दसाला में कर का दर क्या था? आईने दसाला में कर का दर क्या था? तो कहते हैं यह पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन का 1/3 भाग। ये पिछले 10 वर्षों का औसत उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और उसका 1/3 भाग टैक्स के रूप में बादशाह को देना होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 10 वर्ष होता है एक बहुत बड़ा गैप होता है। इस गैप में कभी सूखा भी पड़ता है, कभी बारिश भी अधिक हो जाती है, कभी फसल नष्ट भी हो जाती है, कभी ज़्यादा अच्छी भी होती है। तो सभी का औसत आय निकाला जाता था। सभी को 10 साल का जो उत्पादन होगा उसको प्लस कर दिया, उसमें 10 से भागा दे दिया, जितना निकला हुआ औसत उपज हो गया। तो औसत उपज देना न कृषकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद था क्योंकि इसमें सारे चीज़ आ जाते थे, सूखा भी, बाढ़ भी, या फसल की जो क्षति होती थी कीटाणुओं के द्वारा, कीट फतिंगों के द्वारा, वो सारी आ जाती थी। तो किसानों के लिए काफ़ी सहूलियत का काम था। और दूसरा इधर शासकों के लिए भी अच्छा था कि इससे किसान विरोधी भी नहीं होते थे और दूसरा एक आमदनी का पता चल जाता था, निश्चित आमदनी का, कि इतनी आमदनी होगी। ये आप कह सकते हैं एक प्रकार के अस्थायी बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट के समान था, लेकिन ये ज़्यादा बेटर था। वो तो अंग्रेज शासकों के द्वारा लाया जाएगा, कंपनी के द्वारा, लेकिन ये भारत के बेहतरीन शासक, महान शासक अकबर के द्वारा लाया गया था, राजा टोडरमल के द्वारा। कर की अदायगी खाद्यान्न के रूप में तथा नकदी फसलों की आमदनी, नकदी फसलों पर जो कर लगता था वो नगद रूप में लिया जाता था। अगर खाद्यान्न वाले फसल का उत्पादन करते हैं तो कर का जो देना होता था, कर का भाग, को आप खाद्यान्न के रूप में भी दे सकते हैं या नगद के रूप में भी दे सकते हैं। लेकिन जो नकदी फसलें होते थे, उसको कहते थे तिजारती फसलें, जिसमें कपास, नील, गन्ना, तिलहन आदि आते थे। तो ऐसे फसल जो होते थे उसको कहते थे नकदी फसल। तो ऐसे फसल जो टैक्स देना होता था वो नगद रूप में देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आईने दसाला नामक बंदोबस्ती जो था, टोडरमल बंदोबस्ती, इस पर जो टैक्स लगता था वो नगद रूप में ही देना पड़ता था। ये ऊपर से ही निश्चित किया गया था कि आईने दसाला का जो टैक्स होगा वह नगद होगा। यहाँ लिखा भी है 10 साला प्रणाली। 10 साला प्रणाली सिर्फ
जाब्ती वाले क्षेत्रों में ही लागू किया गया था। 10 साला प्रणाली जो था वह सिर्फ जाब्ती प्रणाली वाले क्षेत्रों में ही लागू किया गया था, यानी कि जहां पर इससे पहले जाब्ती प्रणाली लागू किया गया था उसी जगह पर 10 साला नामक बंदोबस्ती को अपनाया गया। और इसमें कर की अदायगी क्या था? नगद रूप में था। आ रही समझ में आप लोग को? अब आते हैं आईने 10 साला। अकबर के शासनकाल के एक मील का पत्थर होगा। आईने 10 साला अकबर के शासनकाल का एक मील का पत्थर होगा। यह एक प्रकार की रैयतवारी व्यवस्था के समान थी। यह एक प्रकार के रैयतवारी व्यवस्था के समान थी, जिसमें किसान शासक के साथ, अपने राजा के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं आता है। और 10 साला बंदोबस्ती जो थी, इसमें खालसा भूमि और जागीर दोनों प्रकार की भूमि को शामिल किया जाता था। मदद ए मास वाली भूमि को शामिल इसमें नहीं किया जाता था, क्योंकि मदद ए मास जो होती थी वो आपको वंशानुगत होता था, और यह जो भूमि होती थी यह काफी कम उपजाऊ वाली भूमि होती थी। ठीक है, इसलिए मदद ए मास में यह प्रणाली नहीं थी। अब आते हैं आईने 10 साला। फिर से आईने 10 साला को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में लाया गया और इसको लागू करने का काम किया मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां ने दक्षिण भारत में आईने 10 साला को लागू किया। उस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे। कर निर्धारण की पुरानी एवं प्रचलित प्रणाली। कर निर्धारण की सबसे पुरानी एवं प्रचलित प्रणाली बटाई एवं गला बख्शी प्रणाली। बटाई एवं गला बख्शी प्रणाली। कर का दर था 1/3। मुगल काल में कर का दर कितना था? 1/3, यानी उपज का 1/3 भाग। तो बटाई गला बख्शी प्रणाली, ठीक है, बटाई प्रणाली, इसमें किसानों के ऊपर निर्भर करता था कि आप सरकार यहाँ नहीं आएगा, यानी कि अपने राजा को, यानी अपने बादशाह को कर किस रूप में दे, या नगद रूप में दे या अनाज के रूप में दे। यह किसानों के ऊपर निर्भर था। यह किसानों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप कर किस रूप में देंगे, नगद रूप में या अनाज के रूप में। लेकिन अगर आप नकदी फसल का उत्पादन करते हैं तो आपको कर नगद में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो बटाई प्रणाली को 3 भागों में हमने बांटा। यहां पर खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। अब आते हैं खेत बटाई। खेत बटाई यह है कि अगर फसल तैयार हो गया तो तैयार होने के बाद फसल को खेत में ही बांट लिया जाता था, यानी कि खेत ही बांट लिया जाता था। जितना अगर टैक्स हुआ 1/3 भाग, तो 1 बीघा का 1/3 भाग खेत ही बांट लिया जाता था। तो इसको कहते हैं खेत बटाई, यानी फसल तैयार होते ही खेत बांटा जाता था। अब आते हैं दूसरा भाग, लंक बटाई। फसल काटने के बाद फसल का गट्ठर बनाया जाता था और गट्ठर बनाकर उसका 1/3 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। गट्ठर बांधकर गट्ठर को हिस्सा लगाया जाता था। तीसरा है राशि बटाई। अनाज तैयार होने के बाद बांटा जाता था। पूर्ण रूप से अनाज अगर किसान तैयार कर दिया तो अनाज तैयार करने के बाद उसका 1/3 भाग या तो आप अपने शासक को अनाज के रूप में दे दीजिए या उसके नगद के रूप में दे दीजिए, उसको बेचकर बाजार में। तो ऐसी प्रणाली थी बंटाई। और यह जो प्रथा थी बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, यह आपको सिंध, काबुल, कंधार
और कश्मीर में प्रचलित थी। बटाई प्रणाली किस किस प्रांतों में प्रचलित थी? तो सिंध, काबुल, कंधार और कश्मीर में। अब आते हैं कनकुत प्रणाली। यह बटाई प्रणाली का ही संशोधित रूप था। बटाई प्रणाली का ही संशोधित रूप था कनकुत प्रणाली। इसे दानाबंदी भी कहा जाता है। दानाबंदी में समझ है ना, यानी कि खेत में से फसल तैयार होने के बाद उसे काट कर लाना, उसे पूर्ण रूप से दाना निकाल कर दाना की बटाई करना कनकुत प्रणाली कहलाता था। ठीक है। अब आते हैं राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का वर्गीकरण किया गया था। भूमि का वर्गीकरण किसके लिए? तो राजस्व निर्धारण के लिए। राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का वर्गीकरण किया जाएगा। तो हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। यहां पर भूमि का वर्गीकरण हम लोगों ने किया है कितने भागों में? 4 भागों में। राजस्व निर्धारण के लिए तो सबसे बेहतर भूमि कौन होती है? पोलज भूमि। पहला पोलज भूमि, दूसरा प्रति भूमि, तीसरा चाचर भूमि, चौथा बंजर भूमि। तो आप लोग इस बात से जहां तक वाकिफ ही होंगे कि पोलज भूमि है क्या। तो पोलज भूमि वो है जहां पर हर वर्ष खेती की जाती है। वर्ष में 2-2 फसलें भी आती है, 3-3 फसलें भी आती है। तो ऐसी भूमि जहां से हर वर्ष खेती होती है, यहां पर मैंने लिखा भी है हर वर्ष खेती होती है, वर्ष में 2-2 बार भी खेती होती है, 3-3 बार भी होती है। तो ऐसी भूमि को पोलज भूमि कहते हैं। तो सरकार की आमदनी कहां ज्यादा होगी? पोलज भूमि में, क्योंकि हर वर्ष खेती होगी, हर बार आमदनी होगी। अगर वर्ष में 2 बार खेती होगी तो 2 बार आमदनी होगी, 3 बार होगी तो 3 बार आमदनी होगी। प्रति भूमि कुछ समय के लिए प्रति रखा जाता है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान अपने खेत को एक फसलों के लिए, 6 माह के लिए या साल भर के लिए उसमें किसी प्रकार का कोई भी फसल नहीं बोया जाता है। तो ऐसी भूमि को प्रति भूमि कहा जाता है। तो इससे आमदनी तो होगी नहीं, क्योंकि अब जब फसल का उत्पादन होगा तभी आमदनी होगी। तो इसीलिए उसे प्रति भूमि में गिना जाता था। और जब खेती होती थी तो उस समय उसका टैक्स लिया जाता था। अब है चाचर भूमि। ऐसी भूमि जिसमें 3 या 4 वर्ष के बाद फसल बोया जाता था। कितने वर्ष के बाद? 3 या 4 वर्ष के बाद फसल बोया जाएगा। यानी कि ये जो भूमि होगी कम उत्पादक, इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होगी। इसीलिए किसान इसको प्रति के रूप में छोड़ के 3 से 4 वर्ष प्रति के रूप में छोड़ देते हैं। जब कुछ उर्वरा शक्ति इसमें आ जाती है तो फसल बो देते हैं। तो ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? चाचर भूमि। ठीक है। अब आते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि के बारे में कहना ही बेकार है, आप लोग भली भांति बाकी पर इसे कि ऐसी भूमि जहां पर उत्पादन ही नहीं होता है। अगर उत्पादन भी होता है तो 5 से ज़्यादा वर्षों के बाद ही उत्पादन होता है, या इसमें बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसी भूमि बंजर भूमि। अब आते हैं क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल की इकाई मापने का वो बीघा था। बीघा यानी कि खेत को बीघा के आधार पर मापा जाता था। अभी भी बिहार में खेत को बीघा के रूप में ही मापा जाता है, बीघा, एकड़, हेक्टेयर। ठीक है। और खेती वाले भूमि पर ही टैक्स लगता था। खेती वाले भूमि पर ही कर लगता था। बिना खेती वाले भूमि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं होता था। तो ये भी किसान के लिए बेटर था। यही नहीं, अकबर ने सूर्य की गणना के आधार पर एक इलाही संबंध भी चलाया था। सूर्य की गणना के आधार पर एक इलाही संबंध भी चलाया था, जिसे फसली संबंध भी कहा जाता है। और यही नहीं, अकबर ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का उपयोग करवाया था, क्योंकि सिकंदरी गज जो था उसका माप था 39 अंगुल यानी कि 39 अंगुल या 32 इंच। उसके बदले में अकबर ने
इलाही गज का प्रयोग कराया, जिसका माप था 41 अंगुल यानी कि 41 अंगुल या 33 इंच। तो बराबर सवाल पूछे जाते हैं कि सिकंदरी गज से इलाही गज कितना इंच बड़ा था। तो 1 इंच 2 अंगुल, देख रहे हैं ना, का प्रयोग करवाया था। तो अकबर ने इलाही गज का प्रयोग करवाया था। और अकबर जरीब का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। अकबर भूमि माप के लिए जरीब का प्रयोग करने वाला पहला शासक था, क्योंकि इससे पहले जो माप होते थे वो तंबू की रस्सी से होते थे। तंबू की रस्सी से भूमि का माप किया जाता था, लेकिन अकबर ने तंबू की रस्सी के स्थान पर जरीब का उपयोग करवाया। और ये जरीब होता था, यह बांस के डंडे पर लोहे की कड़ियाँ जुड़ी होती थी। जरीब में क्या होता था? बांस का डंडा होता था जिसमें लोहे की कड़ियाँ जुड़ी हुई होती थी, और इसी को जरीब कहा जाता था। उससे पहले जो शासक होते थे वो भूमि के नाप के लिए तंबू की रस्सी का प्रयोग करवाते थे, लेकिन अकबर ने जरीब का प्रयोग करवाना शुरू किया, यानी कि अकबर जरीब का प्रयोग करने वाला पहला मुगल, पहला शासक था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल की राजस्व प्रणाली का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।